सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑडिटिंग के फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने टेस्ट चेकिंग और रूटीन चेकिंग तक का सिलेबस अपना यहाँ पे कवर किया था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल से। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, इंटरनल ऑडिट देखेंगे, ऑडिट के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे, साथ में सेक्शंस देखेंगे अलग अलग, कौन से सेक्शन के अंदर यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं ऑडिटर। ठीक है, और कैसे कैसे रिपोर्टिंग होती है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम अपने फ़ोन पे मिल पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली हमारा जो बिज़नेस को सेफगार्ड करने का हमारा एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसका अल्टीमेट जो हमारा मोटो उद्देश्य होता है वो हमारा होता है बिज़नेस को सेफगार्ड करना। और सेफगार्ड किसके टर्म्स में करते हैं, हमारे एसेट्स के, और किसी प्रकार की इनएक्यूरेसी है हमारे बिज़नेस में उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, रिलायबिलिटी चेक करना अपने बिज़नेस की, और हमारे जो अकाउंट्स मेंटेन हम कर रहे हैं उन अकाउंट्स को यहाँ पे चेकआउट करना कि किसी प्रकार का कोई एरर उसमें नहीं है या हमारे बिज़नेस को किसी ऐसे थ्रेट की संभावना तो नहीं है। उन चीज़ों को यहाँ पे चेक करना है और उनको करेक्ट करना, ये सब चीज़ें हमारे किस में आती हैं, इंटरनल कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के हमारे इंटरनल कंट्रोल होते हैं, 3 बेसिकली होते हैं। सबसे पहला होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव के अंदर हमारा क्या होता है, हम चीज़ों को डिडक्ट करते हैं। डिडक्टिव का मतलब हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने अपने बिजनेस के लिए स्पेशल एक इंटरनल कंट्रोल किया। इंटरनल कंट्रोल किसके सापेक्ष में कर रहे हैं हम, कि हमें पता लगाना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हमारी कमी रह रही है, कहाँ पे एरर्स आ जा रही हैं, और क्या हमारे पास क्लरिकल एरर हमें आ रही है या हमारे पास और यहाँ पे कुछ टाइप की एरर्स हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडक्टिव मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। डिडक्टिव कंट्रोल के अंदर हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसका बेसिक काम क्या हो गया, मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को फाइंड आउट करना, पता लगाना जो भी एरर्स हैं। उसके बाद आता है सेकंड, करेक्टिव। करेक्टिव का क्या मतलब है, डिडक्ट आपने कर लिया चीज़ों को, उसके बाद उस चीज़ को आप क्या करते हो, करेक्ट करते हो, यानी कि उनको सही करने की कोशिश करते हो। अगर कहीं पर कोई कमी रह गई है तो उस त्रुटि को सुधारने की कोशिश करोगे, तो वो आ गया का करेक्टिव कंट्रोल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो, चीज़ों को रोकने की कोशिश करोगे। ठीक है, प्रिवेंटेटिव का मतलब क्या है कि आप जो अकरेंस अभी हो गई है, जो त्रुटि अभी हो गई, जो एरर अभी आपने कर ली है, तो वो फ्यूचर में आपको दोबारा से ना झेलनी पड़े, आप दोबारा से उस एरर को यहाँ पे ना करें। तो उन चीज़ों के लिए आप क्या एक्शन यहाँ पे लेते हो, वो आपका आता है प्रिवेंटेटिव के अंदर। ठीक है, प्रिवेंटेटिव कंट्रोल के अंदर आप क्या करते हो, ऐसे एक डिज़ाइन को यहाँ पे लाते हो आपकी फ्यूचर में आपको ये जो गलतियाँ आप अभी कर रहे हैं, जो भी एरर्स हैं, जो भी आपकी कमियाँ रह गई हैं, वो दोबारा यहाँ पे ना हो, उनको आप प्रिवेंट कर पाएँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रिवेंटेटिव कंट्रोल को यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, इंटरनल कंट्रोल के टाइप की। अब ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, इंटरनल कंट्रोल बेसिकली किया क्यों जाता है, उसके क्या उद्देश्य यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है to minimize if not completely eliminate wastage and inefficiencies in business operations and to safeguard the assets of the business। यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा अगर किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेज है, अगर पूरी तरह ख़त्म हो गया तब तो आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर कोई आपका जो वेस्टेज है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत वेस्टेज हुआ है, कुछ भी एसेट्स है आपकी बर्बाद हो गई थोड़ी सी, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक लेवल के बाद उसको रोक सकते हो, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो उस चीज़ को सेफगार्ड करना सबसे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा इंटरनल कंट्रोल का। दूसरा, टू इंश्योर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दूसरा, हमारे जो अकाउंटिंग का डेटा है उसमें हाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी हो। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी होना बिजनेस वो डेटा के अंदर, कंसिस्टेंसी का मतलब रिलायबिलिटी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब की है आपके जो एक्यूरेट होना चाहिए डेटा। तो आप क्या करते हो, इंटरनल कंट्रोल के अंदर ये आप इंश्योर करोगे कि आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है उसका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। साथ ही आपका ऑपरेशनल इफ़िशियंसी होनी चाहिए, यानी कि आपके कार्य करने की क्षमता बढ़नी चाहिए।
ठीक है, उसको बढ़ाना आपका उद्देश्य रहता है इंटरनल कंट्रोल का। क्योंकि आप क्या करते हो, अगर इंटरनल कंट्रोल के द्वारा आपको पता चले कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के पास ये काम है, अगर वो उस काम को करने में 50 दिन लगा रहा है जबकि लगने उसको 10 दिन चाहिए, तो आप उसमें करेक्टिव एक्शन लोगे। करेक्टिव कंट्रोल के अंदर हमने देखा ना, तो करेक्टिव एक्शन लेने के बाद उस काम को आप क्या करवाओगे, जल्दी करवाने की कोशिश करोगे, जो 10 दिन के अंदर हो सकता है। तो उससे ऑपरेशनल इफिशिएंसी यहाँ पे आएगी, यानी कि काम जल्दी जल्दी आपका हो पाएगा, जो बिजनेस के लिए अच्छा है, राइट। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये था। थर्ड है हमारा टू मेज़र हाउ फार द पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, यानी कि बिजनेस के अंदर पॉलिसीज बनाना अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन उसका करना अलग बात है। हमने बिजनेस के अंदर पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बना ली कि हमने ये करना है, हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे खुलेगा, शाम को 5 बजे बंद होगा, या हमारे अंदर कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सारा काम चेक से होगा। तो इस तरह की कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस तरह की कोई भी अगर पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल ये चेक करेगा कि जो आपने पॉलिसी यहाँ पे बनाई वो कितनी परसेंट उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है और कितना परसेंट आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कौन चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल। लास्ट ऑब्जेक्टिव टू इवेल्युएट द इफिशियंसी ऑफ परफॉर्मेंस इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड टू हाईलाइट द वीकनेस। यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल है वो बिजनेस के हर आस्पेक्ट की परफॉर्मेंस को चेक करेगा। हर आस्पेक्ट का मतलब है आपके बिजनेस के, चाहे इकोनॉमिक आस्पेक्ट है आपका, पॉलिटिकल आस्पेक्ट है आपका, इंटरनल आस्पेक्ट है, एक्सटर्नल आस्पेक्ट है, हर चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा। यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं उन सब फैक्टर को यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा और उसकी वीकनेसेस को पता लगाया जाएगा। यानी कि अपने बिजनेस के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस की वीकनेसेस हैं, तो उन वीकनेसेस का पता लगा के उनको यहाँ पे दूर किया जाएगा। तो ये अल्टीमेट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है हमारे इंटरनल कंट्रोल के, राइट। आई होप ये क्लियर है। अब बात आती है इसके बाद एक नए टर्म की, वो होता है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट अलग होता है, इंटरनल कंट्रोल थोड़ा अलग चीज़ होती है। अब इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट इज डिस्क्राइब द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन विद इन द बिजनेस बाय ए स्पेशली असाइंड स्टाफ। यानी कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर आप क्या देख रहे थे, एक वास्ट चीज़ें आप देख रहे थे, एक बड़े लेवल पे आप चीज़ें देख रहे थे, सारा सब कुछ आप चेक कर रहे थे। बस इंटरनल ऑडिट के अंदर आप क्या करते हो, उसके ऑपरेशंस पे ज़्यादा आप फोकस करते हो, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को वेरीफाई यहाँ पे आप करते हो, राइट। बेसिकली जो कॉस्ट के सेंस में अगर मैं बात करूँ तो आप जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेक करोगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बिजनेस की उनको यहाँ पे चेक करोगे। तो और वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो स्पेशली असाइंड स्टाफ है, यानी कि आपके बिजनेस के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ही आप कुछ लोगों को चूज करोगे जिनको कि स्पेशल टास्क इनको दिया जाएगा इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द मैनेजमेंट टू इवेल्युएट द करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कंटिन्यूस बेसिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये आपका क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका इंटरनल ऑडिट, जिसके अंदर आप चेक करते हो, आप डिफरेंट टाइप के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी करेक्टनेस चेक करोगे, आप कितने फाल्सिफिकेशन है, ठीक है, कहाँ पे ये चीज़ें रुकी हुई हैं, कहाँ पे है ना, कहाँ पे आपकी जो कमी है वो है, और उसको आप कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे मॉनिटर करोगे। तो ये काम आपका किसका है, इंटरनल ऑडिट के अंदर किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के द्वारा, स्टाफ के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाएगा। द टर्म इंटरनल ऑडिट हैज़ बिन डिफाइंड एज, इंटरनल ऑडिट को डिफाइन किया गया है एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी। इसको इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी भी बोला जाता है, क्योंकि अप्रेजल किसका किया जाता है, एम्प्लॉयज़ का किया जाता है। तो बेसिकली एम्प्लॉय को स्पेशल टास्क असाइन करके ये आपका किस तरह का होता है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी आपका बन जाता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिव्यू ऑफ द ऑपरेशन एज ए बेसिस ऑफ सर्विस टू मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। इट इज़ ए मैनेजरियल कंट्रोल विथ functions by measuring and evaluating the effectiveness of the other control। यानी कि इसमें वही बात घुमा फिरा के की गई है कि आप इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या करोगे, आप इवेल्युएट करोगे, मेज़र करोगे, ठीक है, किसको, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर कंट्रोल। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे जिनके हाथ में कंट्रोल्स हैं, जैसे कि अपने सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट हैं, तो उनके अंदर कंट्रोल असाइन किए जाए, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जाती है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे उस चीज़ का, और उसकी इफेक्टिवनेस को आप चेक करोगे, कितना
कितना आपने जो जिसके पास कंट्रोल है वो उस चीज़ को यहाँ पे कर पा रहा है, और एम्प्लॉय अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कहाँ पे गैपेज रह जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप किस में चेक करोगे, अपने इंटरनल ऑडिट के अंदर आप यहाँ पे चेक करते हो। In short, the internal audit assures the management that the system of the internal check and other type of the controls are effective in डिजाइन एंड ऑपरेशन। यहाँ पे अल्टीमेट जो उद्देश्य हो गया वो एक तरह से हो गया कि अश्योर करता है मैनेजमेंट को कि आपके जो इंटरनल चेक है और इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है, वो कितना, उसके द्वारा ये चेक किया जाता है कि कितना आपके बिजनेस के ऑपरेशंस आपके और जो लेआउट बनाया है या जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं वो आपकी कितने इफ़ेक्टिव रही हैं, यही चेक करता है। Thus, internal audit is a thorough examination of the accounting transaction to ensure। यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो इंटरनल ऑडिट है एक तरह से एग्जामिनेशन होता है अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, उनके एग्जामिनेशन होता है किसको इंश्योर करने के लिए। पहला, द ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन जो अपने बिजनेस में की हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं या नहीं है, या कोई एंट्री आपने छोड़ तो नहीं दी, या कोई एंट्री गलत तो नहीं कर दी। तो ये सब चीज़ें आपसे इंश्योर करोगे। द अकाउंट्स आर मेंटेन सिस्टमेटिकली। आप सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आप कल के एंट्री को परसों कर रहे हो, या आपने एंट्री कोई छोड़ ही दी, या फिर आप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यहाँ पे वायलेशंस कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा, और साथ में इन चीज़ों को देखा जाएगा कि आपको जो प्रॉपर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो सही है या नहीं है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी फॉर मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। यानी कि आपके जो किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन आपके अकाउंट में नहीं किया गया है, ये इंश्योर किया जाएगा। और साथ ही आपके मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं किया है आपने अपनी प्रॉपर्टी का, यानी कि प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से हम बोलते हैं, तो वो क्या अगर मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है उसका, या गलत तरीके से उसको नहीं किया गया है, ये सब इंश्योर कौन करता है, हमारा इंटरनल ऑडिट करता है, ठीक है। अब जब हमने इस चीज़ दोनों को पढ़ लिया तो अब हम इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट आपका क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट की बात करता है, और इंटरनल ऑडिट मैंने आपको समझा दिया है। तो इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट इज़ द अरेंजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई ऑन कंटिन्यूअस बेसिस द करेक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय द सैलरीड स्टाफ। ये किसके द्वारा किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैलरीड स्टाफ के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉई हैं उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। किस चीज़ के लिए, आपके कंटिन्यूअस तरीके से आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को या किसी स्पेशल चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ये इंटरनल ऑडिट आपका किया जाता है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं। It is the examination of the books of accounts of the business by an external auditor, and to report the profit and loss account and balance sheet are drawn according to provisions of law, and the financial statement reveal the true and fair view of the result of operation and financial state of affairs of the business। यहाँ पे जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट है उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, जो अल्टीमेट यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का, वही इसके अंदर किया जाता है कि चेक किया जाता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ट्रू एंड फेयर पोजीशन को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। तो ये आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट का यहाँ पे उद्देश्य होता है। सेकंड पार्ट, इंटरनल ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी। इंटरनल ऑडिट आप चाहें तो करवाएं, आपको अगर बिजनेस में एफिशिएंसी लेके आनी है, अगर आपको एरर्स को प्रिवेंट करना है तो आप चाहें तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल। बट यहाँ पे जब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया जॉइंट स्टॉक कंपनीज के केस में यहाँ पे इसको कंपलसरी कर दिया गया है, और तो कंपनीज एक्ट के अंदर इसको कंपलसरी कर दिया गया है कंपनीज के लिए, ठीक है। थर्ड है आपका, इंटरनल ऑडिट इज कैरीड आउट बाय द स्टाफ अपॉइंटेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेज। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द इंटरनल ऑडिट स्टाफ शुड पोजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रोफेशनल ऑडिटर। यहाँ पे देखो कहा क्या गया है, आपके जो इंटरनल ऑडिट है वो आपके किया जाता है आपके स्टाफ के द्वारा, जो आपका अपना स्टाफ है उसके द्वारा किया जाता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि उसके पास एक सीए की डिग्री हो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होना उसके पास ज़रूरी नहीं है। वो आपका स्टाफ क्या है उसको आप स्पेशल यहाँ पे टास्क असाइन करते हो तो ही कैन डू हिज टास्क प्रॉपरली। बट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट आपके पास जो है एक कंपनीज एक्ट में जो प्रोविज़न बताया गया उसके हिसाब से आपको पास अपॉइंटमेंट के लिए
आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो उस केस में आप ऑडिटर बन सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में। बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिटर इज आंसरेबल टू द मैनेजमेंट, हिज ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबल एक्सेट्रा रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी गई है कि आपके जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो आपके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उसको आपने अपॉइंट किसने किया है, मैनेजमेंट में अपॉइंट किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट के प्रति बनती है। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है तो वो मैनेजमेंट को यहाँ पर रिपोर्टिंग करेगा। बट जिस केस में हम बात कर रहे हैं अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट का, तो वो आपका ऑडिटर The rights, duties, responsibility and liability of the auditors are governed by the provisions of the law of auditor independent of the management। यानी कि मैनेजमेंट से यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहता है और बेसिकली इसका जो उद्देश्य होता है वो आपके शेयर होल्डरों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो आपके शेयर होल्डरों के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आपका इंटरनल ऑडिटर होता है वो आपके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमने इसका डिस्कस कर लिया इसके डिफरेंस को। ठीक है, इंटरनल ऑडिट और आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, इसका बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और इसका मीनिंग और डिफरेंसेस आपको देखना है, बाकी चीज़ें इसमें कुछ रिलेवेंट है नहीं। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की। इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक इज ए सिस्टम इन्फोर्स्ड इन ए बिजनेस अंडर विच द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अरेंज्ड इन ए सच ए मैनर दैट वर्क ऑफ वन स्टाफ member will automatically be checked by another staff in course of recording the transaction itself। यानी कि कहा गया है कि इंटरनल चेक हमारा क्या होता है। देखिए, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक में डिफरेंस समझना। इंटरनल ऑडिट का मतलब था कि हम किसी एक स्पेशल उद्देश्य के लिए ऑडिट कर रहे थे, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डिफिकल्ट बिजनेस की जो एरर्स हैं उनको फाइंड आउट कर रहे थे या इस तरह की चीज़ें हम कर रहे थे। बट इंटरनल चेक के अंदर हम एक ऐसी सिस्टम को यहाँ पे बना देते हैं कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप ऐसे काम को एक दिन प्रोसेसिंग कॉस्ट, आप जानते होंगे प्रोसेसिंग कॉस्टिंग आपने पढ़ी है, तो उस प्रोसेसिंग कॉस्टिंग के अंदर आप देखते हो क्या होता है, पहले का जो फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले के लिए ओपनिंग स्टॉक, दूसरे प्रोसेस के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ये आपको पता होगा। तो सेम उसी का एग्जांपल लेके यहाँ पे समझ लो। इंटरनल चेक का मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने एक टास्क को ख़त्म किया तो उसके टास्क को दूसरा बंदा चेक करेगा। यानी कि अगर आपने, चले मैं बात कर लेता हूँ, ये आपने दवाई की टैबलेट है, ठीक है, इसके कैसे बात करते हैं। एक बंदे ने क्या किया, टैबलेट को यहाँ पे बनाया, तो जैसे ही उसने टैबलेट बनाया वो आगे भेजेगा उसको और पैकेजिंग के लिए दूसरे के पास जाएगा, तो ये दूसरे स्टाफ का होगा। इसी तरीके से तीसरी, अगर वहाँ पे प्रिंटिंग करनी है तो तीसरे स्टाफ के पास। तो इस तरह की एक व्यवस्था बना दी जाती है इंटरनल चेक में कि आपके जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपका जो कलीग है वो यहाँ पर चेक करेगा। ठीक है, तो ये आपका रहता है इंटरनल चेक का। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इंटरनल चेक, आपके इंटरनल चेक के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ चेक्स ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या बात करी गई है, आपके चेक कौन से ट्रांजेक्शन्स को चेक करोगे, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं, डेली के ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। टू चेक इज़ टू बी कैरिड आउट कंटिन्यूसली एज ए पार्ट ऑफ द रूटीन सिस्टम, यानी कि इसको रूटीन सिस्टम बना दिया जाएगा, पूरा एकदम सिस्टम आपका चेंज कर दिया जाएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी चेंज कर दी जाएंगी। बल्कि ऑडिट के अंदर आप क्या कर रहे थे, उसमें आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर रहे थे और साथ में आप क्या कर रहे थे, आप सिस्टम को आप चेंज नहीं कर रहे थे, बल्कि आप उस सिस्टम के अंदर रहकर काम कर रहे थे। बट इसमें आप क्या कर रहे हो, सिस्टम को ही आप चेंज कर दे रहे हो और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द स्टाफ एंड ईच स्टाफ इट असाइंड ए स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे आपका प्रत्येक स्टाफ को यहाँ पे कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा। उसके अंदर क्या था, कुछ स्पेशल स्टाफ को उठाया जा रहा था, बट यहाँ पे सभी स्टाफ को कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क असाइन किया जाएगा। द वर्क ऑफ द ईच स्टाफ थ्रू इंडिपेंडेंट इज कम्प्लीमेंट्री टू वर्क ऑफ द अनदर। जैसा मैंने अब तो बताया, एक का काम दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यानी कि एक काम को दूसरे का चेक करेगा, दूसरे के काम को तीसरा चेक करेगा, तीसरे के काम को चौथा चेक करेगा, तो ये हायरार्की एक तरह से बन जाएगी। तो इसको आप बोलते हैं इंटरनल चेक। अब समझते हैं इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक के बीच में डिफरेंस। क्रिस्टन क्लियर आपके पास जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, इंटरनल चेक मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क डिफरेंट एम्प्लॉय इन ए सच ए मैनर दैट वर्क ऑफ द एनी पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाई अनदर पर्सन इज डूइंग हिज ड्यूटी।
यानी कि ड्यूटी के अंदर, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, उनकी ड्यूटी की बात हो रही है, उस केस में ऐसी व्यवस्था बना जाएगी, ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि एक एम्प्लॉय का काम डायरेक्टली दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पे चेक कर पाए। इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल किसको बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल इज द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स फाइनेंशियल एंड अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एन ऑर्डरली मैनर, सेफगार्ड इट्स एसेट्स एंड सिक्योर एज फार एज पॉसिबल द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इट्स रिकॉर्ड। यहाँ पे बात की गई है इंटरनल कंट्रोल के अंदर बिजनेस के अपनी एसेट्स को सेफगार्ड करने की। एसेट्स के साथ साथ आप बिजनेस के इफ़िशियंसी को भी यहाँ पे इंक्रीज करते हो, तो ये बात की गई आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर। सेकंड, इट इज़ ऑन गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस। आपका जो इंटरनल चेक है ये आपका एक सिस्टम बना दिया गया, पूरा सिस्टम बना दिया गया, तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, डेली चलता रहेगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं है नॉर्मल ड्यूटी जो चल रहा है बंदे की, एम्प्लॉय की, तो वही ड्यूटी यहाँ पे आपकी प्रोसेस यहाँ पे बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल चेकिंग प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल के अंदर आपका क्या है, ये एक वाइडर टर्म होता है, ठीक है, विच इंक्लूड इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल हो गया आपके बिजनेस का, एक हम वाइटल टर्म है इसको बोल सकते हैं कंट्रोल। पूरे का पूरा बिजनेस के अंदर हम हर एस्पेक्ट का यहाँ पे कंट्रोल देखते हैं, तो वो आपका इंटरनल कंट्रोल हो गया। जबकि चेक आपका क्या है, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी ये इस्टेब्लिश हो सकता है। जैसे आपने बोला सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हमको इंटरनल चेक करना है, तो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई को ही आप यहाँ पे असाइन करोगे वो सिस्टम। बट इंटरनल कंट्रोल आपका पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से कंट्रोलिंग आ जाता है, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एप्लीकेबल हो सकता है किसी भी तरह के, आपके स्मॉल है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, इंटरनल यहाँ पे आप इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक को आप यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो। बट जो इंटरनल कंट्रोल है आपका, वो कहाँ पे होता है, आपका लार्ज इंटरप्राइजेज में ही यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल कहाँ पे ज़्यादा चाहिए। नॉर्मल समझने वाली बात है ना कि कंट्रोल हमें कहाँ पे, जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या होता है कि डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग ड्यूटी अलग अलग लोगों को असाइन कर दी जाती है। तो इस केस में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का सुपरविजन करना यहाँ पे टफ पड़ जाता है। उस केस में आप क्या करते हो, पूरा इंटरनल कंट्रोल की प्रोसेस आप यहाँ पे करते हो, तो वो आपके लार्ज इंटरप्राइजेज के लिए हो जाती है। बट इंटरनल चेक आप कहीं पे भी कर सकते हो, चाहे आपके स्मॉल डिपार्टमेंट है। अगर आपका छोटा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तो अच्छा है, आपका एक ही डिपार्टमेंट होगा, उसी डिपार्टमेंट के अंदर आप इंटरनल चेक करो। अगर आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में आप 2-3 डिपार्टमेंट को आप ले सकते हो, उसके अंदर आप इंटरनल चेकिंग कर सकते हो। तो ये बात हमारी होती है इसके। फिर है रिलेटिवली इट इज़ चीपर। हाँ चीपर है, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर के बंदे ही आपकी जो डे टू डे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी ड्यूटी में इस सिस्टम को आपने एक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अलग से कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ये। और जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर आप क्या करते हो, अलग से भी पेमेंट करना पड़ता है आपको एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि स्पेशल ड्यूटी असाइन की जाती है उनको। जबकि आप इंटरनल चेक के अंदर क्या करते हो, जो नॉर्मल बिजनेस कोर्स में आप काम करवाते हो ना अपने एम्प्लॉय से, तो वही आपका सिस्टम चेंज करके उसी सिस्टम के अंदर इंटरनल चेक हो जाता है, तो वही सैलरी में वो काम कर लेते हैं। बट इंटरनल कंट्रोल के अंदर आपको स्पेशल ड्यूटी असाइन की जाती है, स्पेशल स्टाफ को यहाँ पे असाइन किया जाता है। उस केस में आपको उनको स्पेशल कुछ ना कुछ और पे एक्स्ट्रा यहाँ पे देना पड़ता है, और ये कॉस्टियर यहाँ पे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल चेक, राइट। तो ये बात थी हमारी डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं बाउचिंग क्या होता है। देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, आप बाउचर को यहाँ पे चेक किया जाता है। बाउचर क्या होता है, बाउचिंग क्या होता है, इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए बाउचिंग मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एंट्रीज टू एस्टेब्लिश द अर्थमेटिक एक्यूरेसी। देखिए ये बाउचर है आपका, बाई चांस यहाँ पे ये रिसीविंग हो गया, ठीक है, ये रिसीविंग हो गया, और इसके फर्दर इसके आपने सपोर्ट में यहाँ पे आपने एक एंट्री की है। तो सबसे पहले क्या होगा, एंट्री चेक होगी। एंट्री के प्रोस्पेक्टिव में आप ये बाउचर को चेक करोगे, इसी को अगर ये मैच कर गया, इसी को बाउचिंग बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी बिज़नेस की एंट्री, किसी भी बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स को अगर वेरीफाई करते हो किसी एविडेंस के साथ में, तो उसको बोलते हैं बाउचिंग। एविडेंस क्या हो गया, बाउचर यहाँ पे हो जाता है। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे बेसिकली चेक की जाती है, ठीक है,
कि यहाँ पे अमाउंट इसमें कितना है, इसमें कितना अमाउंट है, या ये फेक तो नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें। व्हेन द ऑडिटर चेक्स द एंट्रीज विथ सम डॉक्यूमेंट इट इज़ कॉल्ड बाउचिंग। ये मैंने आपको बता ही दिया। बाउचिंग इज़ द एसिड टेस्ट ऑफ द ऑडिट। एसिड टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको, ये फ्रीक्वेंट होता है, ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है, इसलिए इसको एसिड टेस्ट बोलते हैं। क्योंकि आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप एंट्री देखते हो और उसके साथ में आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखते हो, राइट। इट टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये आपका क्या बताता है, एक तरह से बिजनेस के ट्रूथ, जो ट्रांजैक्शन है उसकी ट्रूथ को बताते हैं, क्योंकि आप एविडेंस के साथ यहाँ पे अपनी एंट्री को दिखा रहे हो, क्योंकि आपने उसके साथ में यहाँ पे जो बाउचर है उसको भी यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो वो आपको एक तरह से बेस यहाँ पे दे देता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ द एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्यूरेसी एंड अर्थमेसिटी ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेसिक सी बात है, वही बात हो गई कि आप जो क्या कर रहे हो, आपके बाउचर्स आपके पास हैं, एंट्रीज आपके बिजनेस में रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो आप रिकॉर्डिंग को आप बाउचर से मैच करोगे तो वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बताएगा, साथ में आपके अदर टाइप की एक्यूरेसी भी बताएगा, जैसे आपके जो टाइटल है उसकी एक्यूरेसी बताएगा, साथ में आपने गलत एंट्री तो पोस्ट नहीं करी है, उसमें डिफरेंस तो नहीं है कहीं इस एंट्री और आपके बुक वाली एंट्री में। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे वेरीफाई करना, इस चीज़ को एक्यूरेसी करना, यही आपका बाउचिंग के अंदर आ जाता है। और वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपका ऑडिटर होता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करवाता है किस चीज़ के लिए, कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी सही अपीयर हो रही हैं आपकी बैलेंस शीट में। पढ़ लेते हैं। वेरिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑडिटर सेटिस्फाइज हिमसेल्फ अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयर इन द बैलेंस शीट बाय इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल। आपने क्या किया, बाउचिंग करी, राइट। बाउचिंग के बाद आप क्या करोगे, अपने जो आपने बिजनेस के अंदर आपने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट के अंदर ऑडिटर चेक करेगा आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आपकी सही अपीयर हो रही हैं, सही अमाउंट आपने सब कुछ यहाँ पे दिखाया है, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, राइट। जब हम नॉर्मल यहाँ पे एंट्रीज को मैच कर रहे थे तो उसको बोला था हमने बाउचिंग, जब बाउचर से हम यहाँ पे मैच कर रहे थे, बट यहाँ पे हम बात करते हैं अपने बैलेंस शीट को मैच करने की, तो उस केस में आ जाता है यहाँ पे वेरिफिकेशन, जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की यहाँ पे बात करते हैं। और उसका इंस्पेक्शन यहाँ पे किया जाता है किसके थ्रू, एविडेंस के थ्रू। जो एविडेंस आपने अभी बनाया तो उसके थ्रू आप यहाँ पे उसके इंस्पेक्शन करोगे, अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसके एंट्री यहाँ पे करोगे, ठीक है। वेरिफिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कन्फर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या आपके बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी सही अपीयर हुई हैं या नहीं हुई है, आपने ओवर कास्टिंग तो नहीं की है, अंडर कास्टिंग तो नहीं की है, ओवर स्टेटेड तो नहीं है चीज़ें, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। वैल्यू में चेंजेस तो नहीं है, एसेट्स की कमी तो नहीं है, कोई यहाँ पे आपने एरर्स तो नहीं कर ली, तो ये सब चीज़ें आपका वेरिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आ जाता है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको ध्यान में रखना। पहली चीज़, एग्जिस्टेंट ऑफ द एसेट, क्या एसेट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, या अब हवा में कोई एसेट आपने बना रखी है। अगर आपने लैंड की बात करी तो क्या लैंड सच में है भी या नहीं है, आपने खाली अपनी बुक्स में दिखाया है, तो एग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात की जाती है वेरिफिकेशन में। सेकंड, लीगल ओनरशिप एंड पोजेसन ऑफ द एसेट, लीगल क्या आपके पास उसका पोजेसन है, यानी कि आप उसके मालिक हो, क्या आपके पास उसका लीगल ओनरशिप आपके पास है उस चीज़ की, इसको भी यहाँ पे चेक किया। ऐसा तो नहीं है आप किसी और के एसेट को अपना एसेट बता रहे हो, किसी और के एसेट्स के बेस पे आपने अपनी बैलेंस शीट बताई है, तो ये आपका चेक किया जाएगा। थर्ड, असर्टेनिंग द एसेट इज़ फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, कोई मॉर्गेज तो नहीं है यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई आपने यहाँ पे गिरवी तो नहीं रखी चीज़ को, इस एसेट्स को किसी के बदले में। जैसे आपने कहीं पर से लोन लिया बैंक से, तो उस केस में आप क्या करते हो, अपनी एसेट्स को बेसिकली गिरवी रख देते हो। तो क्या यहाँ पे चेक किया जाए, क्या ये एसेट आपने कोई किसी लोन के या किसी भी ऑब्लिगेशन के बदले में यहाँ पे गिरवी तो नहीं रखी गई है, तो इसको भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। और करेक्ट वैल्यूशन, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसकी वैल्यू को यहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या सही एंट्री आपने की है, 40,000 की है तो 40,000 ही किया, कहीं 4,000 तो नहीं कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी वैल्यू भी उसकी यहाँ पे असर्ट यहाँ पे मैच की जाएगी, ये सही है या नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं जब भी आप क्या करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऊपर हमने थोड़ा आपने ओवरव्यू ले लिया था। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस किसको बोलते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि आपके पास वो एसेट फिजिकली एग्जिस्ट होनी चाहिए,
यानी कि आपने अगर लैंड की बात करी है तो लैंड ऐसा तो नहीं है ना हवा में दिखेगी, हवा में उड़ गई होगी, या हमें इनविजिबल हो गई, हमें दिखेगी नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिखेगी वो कहीं पे होगी भी तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी ज़रूरी है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। दूसरा पोजेसन जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि द ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई दैट द एसेट्स आर इन द पोजेसन ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि कंपनी के पास वो एसेट होनी चाहिए, उसकी लीगल जो ऑनरशिप है वो कंपनी के पास होनी चाहिए जब भी बैलेंस शीट की डेट बनाई गई है। ठीक है, ऑनरशिप का मतलब वही है, ऑनरशिप आपके पास होनी चाहिए। चार्ज और लीन का मतलब ये है कि कोई एसेट आपने गिरवी तो नहीं रख दी है, कोई चार्ज तो नहीं है उस एसेट के ऊपर में, इसको वेरीफाई किया जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब है कि आप क्या करते हो, एसेट और लाइबिलिटी को आपने सही रिकॉर्ड किया है या नहीं किया, कोई अमीशन तो नहीं है एसेट्स में लाइबिलिटी में, ये चेक किया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट क्या बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट उसके बाद बनेगी जब आप क्या करोगे, अपनी जो आपने सब कुछ वेरीफाई किया उसके बाद आप क्या करते हो, ऑडिट रिपोर्ट को यहाँ पे मेंटेन करते हो और उसके अंदर बताते हो कि क्या यहाँ पे कमी रह गई, क्या यहाँ पे सही है। ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, कितने तरह की ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसकी अभी डिस्कशन करेंगे, तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद आप क्या करते हो, आपके अगर किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बैलेंस है तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे कंसिडर करते हो जो आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे, कुछ एक वेरिफिकेशन का आप यहाँ पे सीक्वेंस कह सकते हैं। वेरिफिकेशन का पहले आप एग्जिस्टेंस चेक करते हो, पोजीशन चेक करते हो, ऑनरशिप चेक करोगे, या चार्ज और लीन चेक करोगे, रिकॉर्डिंग चेक करोगे, और साथ में आप लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे। और उसके बाद अगर किसी प्रकार की कोई बैलेंस शीट में कोई इवेंट अगर आपको अलग दिखता है तो वो चीज़ का आप यहाँ पे मेंशन करोगे। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों हमने पढ़ लिए, अब उसके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मीनिंग की बात कर लेते हैं। वेरिफिकेशन एस्टेब्लिशेस एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड एक्विजिशन ऑफ द एसेट। वेरिफिकेशन का मतलब आप तीन चीज़ें, एग्जिस्टिंग, ओनरशिप एंड एक्विजिशन, इन तीन चीज़ों को आप यहाँ पे चेक करते हो। आई होप कि आपको इसकी मीनिंग कन्फर्म है जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना। ठीक, Whereas the valuation certifies correctness of the value of the assets and liability। और वैल्यूशन क्या आपको बताएगा कि उसकी वैल्यू आपने क्या करेक्ट है यहाँ पे बताई है या नहीं बताई है। ऐसा तो नहीं है, आपके बाउचर्स में अलग है और आपके बुक्स में यहाँ पे अलग है, रिपोर्ट में आपके अलग है, तो उसकी वैल्यू को चेक करना आपका वैल्यूशन कहलाता है। टाइम की बात करते हैं तो वेरिफिकेशन इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। वेरिफिकेशन आपका कैसे किया जाता है, एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, जबकि वैल्यूशन आपका ड्यूरिंग द ईयर भी आप कर सकते हो, क्योंकि जब से आपने यहाँ पे आपने क्या किया, बाउचर्स आपके पास आया, बाउचर्स की एंट्री आपने अपने बुक्स में की, तो उसी टाइम आप वेरीफाई कर सकते हो, वैल्यूशन कर सकते हो। बट अगर बात आती है वेरीफाई करने की, वेरीफाई आप एंड में ही करोगे, क्योंकि जितनी आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटी बनी वो आप कहाँ पे चेक करोगे, जब आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में आप बैलेंस शीट बना लोगे, बैलेंस शीट के बाद ही तो आप चेक कर पाओगे अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को। तो ये आपका एंड ऑफ द ईयर होगा वेरिफिकेशन। ठीक है ना। अब है पर्सनल। वेरिफिकेशन इज डन बाय ऑडिटर, वेयर एज वैल्यूएशन इज डन बाय प्रोप्राइटर इटसेल्फ। आप क्या करते हो, वेरिफिकेशन कौन करता है, आपका ऑडिटर करेगा, वैल्यूएशन आप खुद से कर सकते हो। वैल्यूएशन आपने क्या किया, अपने वैल्यू, अपनी जो एसेट्स की वैल्यू थी उसको चेक करना आप खुद से कर सकते हो। एविडेंस की बात कर रहे हैं, एविडेंस के अंदर क्या है, द टाइटल डीड, रिसिप्ट्स ऑफ द पेमेंट्स constitute documentary evidence for verification, whereas certificate given by property is the documentary evidence for the valuation। यहाँ पे बात करेगी कि आपके इसके अंदर जब आप वेरिफिकेशन और वैल्यूशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके क्या एविडेंस रहने वाले हैं। टाइटल डीड, रिसीट ऑफ पेमेंट, कंस्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आपके वेरिफिकेशन के आ गए। वेरिफिकेशन के अंदर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, किसको, आपकी जो टाइटल डीड है, रिसिप्ट है, या आपने पेमेंट करी कोई, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्री आपके एविडेंस है, ये आपके किसके अंदर आएंगे, वेरिफिकेशन के अंदर। जबकि सर्टिफिकेट गिवन बाय द प्रोप्राइटर इज़ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द वैल्यूशन। वैल्यूशन के अंदर जो प्रोप्राइटर ने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया, यानी कि उस चीज़ को यहाँ पे वैल्यू कर लिया उसने, तो वो यहाँ पे वैल्यूशन के अंदर आ जाएगा। राइट, तो ये था हमारा वैल्यूशन और वेरिफिकेशन के बीच में बेसिक सा डिफरेंसेस। सो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
अब बात करते हैं हमारे क्वालिफ़िकेशन ऑफ एन ऑडिटर, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे ऑडिटर बन सकता है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। पहली चीज़, द प्रोविजन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर इज गवर्नड बाय सेक्शन 226 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 की बात करी है, 2013 की बात करेगा तो अभी मैं बताऊंगा उसका सेक्शन क्या है। ये बेसिक सी बात करी है 1956 के अंदर, तो 226 की यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे 149 सेक्शन होता है 2013 का, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर 1956 की बात होगी तो 226 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं उसी को यहाँ पे फॉलोअप किया जाएगा, उसी के सर्कमस्टांसेज में ऑडिटर की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। पढ़ लेते हैं। ए पर्सन विल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट दोनों की, इफ़ ही हैज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। यानी कि उसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो CA की होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मीनिंग आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर दी है उसके हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, राइट। तो ये थी आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। अब बात कर लेते हैं डिसक्वालीफाई कब, ऑडिटर की डिसक्वालिफिकेशन क्या होती है, यानी कि कब एक ऑडिटर जो है अपॉइंट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। इसके प्रोविजन दिए गए हैं। पहला है सेक्शन 226 ऑफ द, ये आपके फर्स्ट है, ए बॉडी कॉरपोरेट ऑन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है, ऑफिसर है या एम्प्लॉय है कंपनी का, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है, क्योंकि बाइसनेस हो जाएगी उस केस में। अगर आपका एम्प्लॉय ही आपका ऑडिटर बन गया तो उस केस में सारे रिपोर्ट तो आपके पक्ष में दे देगा हो, तो ये बाइसनेस चल जाएगी। ए पार्टनर और द एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये हमने बात कर ली। पार्टनर भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टनर भी तो आपका खुद के रेफरेंस में ही वो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग कर देगा, अगर आप पार्टनर की यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर देंगे एज एन ऑडिटर। ए पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी कंपनी की बात कर ली हमने, पार्टनरशिप फर्म की भी हमने बात कर ली है, और बॉडी कॉर्पोरेट की भी हमने बात कर ली है। तो इसके अंदर एम्प्लॉय हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे आपका प्रोप्राइटर हो, वो नहीं चलेगा, वो आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। चाहे उसके पास CA की डिग्री हो, तब भी वो यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकते हैं ऑडिटर के तौर पे। और ए पर्सन हु इज़ इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर मोर देन ₹1000 or a person who has given any guarantee or provided by any security in connection with the indebtedness of any kind person to the company for ₹1000। यहाँ पे बात की गई है, अगर कोई भी पर्सन की कंपनी के प्रति लाइबिलिटी, कंपनी के अंदर उसका 1000 तक का यहाँ पे शेयर है, किसी भी प्रकार का 1000 रुपीज़ तक का भी स्टेक है उसके कंपनी के अंदर, तो भी वो यहाँ पे लाइबल नहीं है एक ऑडिटर नियुक्त होने का। साथ में अगर 1000 तक की भी उसने किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉई या किसी के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी उसने दी हुई है, तो उस केस में भी वो यहाँ पे लाइबल नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीज़न समझ लो। अगर उसका कहीं ना कहीं अगर कंपनी में स्टेक है, तो वो कंपनी के पक्ष में ही यहाँ पे निर्णय देगा, कंपनी की बाइसनेस यहाँ पे हो जाएगी। और अगर दूसरी बात गारंटी के केस में, अगर कंपनी के किसी एसेट्स पे या किसी एम्प्लॉय के केस में या कुछ भी आपने यहाँ पे गारंटी देता है कोई पर्सन, तो बेसिक सी बात है वो उसके लिए ही लाइबल होगा, ठीक है, उसके लिए ही ज़्यादा वो क्या करेगा, उसके फेवर में ही यहाँ पे डिसीजन सुनाएगा। तो इस केस में बिल्कुल बताया गया है कि ये ऑडिटर नियुक्त नहीं हो पाएगा। ए पर्सन होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी में आपका क्या आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे अलग अलग, जिसे आप वोटिंग राइट लेते हो, ऑफ दैट कंपनी आफ्टर ए पीरियड ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000। यहाँ पे बताया गया कि जब भी आपकी कंपनी की आपने स्टार्ट करी, उसके बाद उसके 1 साल के बाद अगर आप किसी भी प्रकार के कंपनी की होल्डिंग लेते हो, सिक्योरिटी आप लेते हो, तो उस केस में भी आप यहाँ पे कंपनी ऑडिटर नियुक्त नहीं हो सकते हो। सेक्शन 226 सबसेक्शन 4 यहाँ पे बोलता है, ए पर्सन इज़ नॉट eligible for appointment as an auditor of the company if he is disqualified from acting as an auditor of the company's subsidiary or holding company of any other subsidiary of the same holding company as vice versa। यानी कि अगर आपने बाई चांस आपके पास एक कंपनी है, उसकी ABC आपकी A कंपनी है और आपकी B कंपनी सब्सिडरी है। सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी आई होप आपको पता होगा, अगर आप
पेरेंट कंपनी है और दूसरा आपका सब्सिडरी है, तो इसका मतलब ये रहता है कि आपका कंट्रोल जो है अपनी सब्सिडरी के ऊपर रहता है, ठीक है। आप सारा कंट्रोल अपने पास रखते हो और उसको एक अलग एंटिटी चलाते हो, बट कंट्रोल आपके पास सारा सब कुछ रहता है, तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो अगर आपके किसी भी ऑडिटर कोई भी पर्सन है उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी पेरेंट कंपनी ने, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी का भी यहाँ पे ऑडिटर नियुक्त नहीं हो पाएगा। और साथ में अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी सब्सिडरी ने, तो उसकी पेरेंट कंपनी का भी यहाँ पे ऑडिटर नियुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे वाइस वर्सा चलेंगी। अगर क्योंकि दोनों ऑब्वियस सी बात है, दोनों कंपनी जुड़ी हुई हैं। अगर एक पेरेंट कंपनी है तो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है, और दोनों का कार्य जो है एक साथ होना है। दोनों का जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पे बेसिकली शेयर होती रहेगी। तो उस केस में प्रॉफिट शेयर होगा, तो सब कुछ यहाँ पे शेयर होगा। तो उस केस में बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया किसी ऑडिटर को अपने सब्सिडरी के अंदर, तो वो पेरेंट कंपनी के अंदर भी लाइबल नहीं होगा। और साथ में पेरेंट कंपनी के अंदर यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया है, तो वो सब्सिडरी के अंदर भी लाइबल नहीं होगा ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है। और लास्ट यहाँ में बात करी है कि आपका जो ऑडिटर है अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है, उसके सीए नहीं है या किसी भी चीज़ की डिस्क्वालीफाई है वो उस चीज़ में, तो तब भी वो क्या कर पाएगा, ऑडिटर नियुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये सब रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के यहाँ पे बात की गई है। चलिए अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पे क्या क्या सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शंस के अंदर कौन यहाँ पे अपॉइंट होता है, कब रिमूवल होता है, ये सब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को जब आप अपॉइंट करोगे सेक्शन बनेगा 139। 140 सेक्शन होता है आपका रिमूवेबल, आप रिमूव करते हो अपने या रिजाइन वो कर देता ऑडिटर, ठीक है। तो उस केस में आपका सेक्शन 140 के अंदर आएगा। सेक्शन 141 किससे डील करता है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। ये आपका आ गया 141 के अंदर। 142 के अंदर क्या आता है, रेमुनेशन जो आप अपने ऑडिटर को देते हो वो फिक्स यहाँ पे किया जाता है सेक्शन 142 के अंदर। सेक्शन 143 के अंदर पावर्स एंड ड्यूटीज़ टू ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी आप अपने ऑडिटर को काम करने के लिए पावर और ड्यूटीज़ दोगे और कोई स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए हैं, तो वो सब चीज़ें आपके 143 के अंदर यहाँ पे आ जाएंगी। सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि ऑडिटर लाइबल नहीं है कुछ जो स्पेसिफिक सर्विसेज हैं उनको करने के लिए। जैसे आपने क्या किया, आपने कंपनी है, आपने एक ऑडिटर को यहाँ पे अपॉइंट किया, अब आप चाहते हो कि वो आपके घर का भी काम करे, तो भैया वो घर का काम क्यों करेगा, उसको ऑडिटर आपने नियुक्त किया तो ऑडिट का काम करेगा। और अगर आपने ऑडिटर का उसको नियुक्त किया तो आप चाहते हो कि वो आपके कंपनी के अकाउंट्स को चेक करे और हमको बताए कि क्या गलतियाँ हैं, उसके बाद जाके ऑडिट करे, तो वो उस चीज़ के लिए लाइबल नहीं है। वो सिर्फ ऑडिट करेगा और ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे एक सेक्शन बनाया गया है कि ऑडिटर लाइबल नहीं है उन सब चीज़ों को करने के लिए, उसको जो ड्यूटी है उसी को वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा, राइट। 145 के अंदर ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स को यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट साइन करना कंपलसरी होता है, बिना उसके साइन किए रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर लास्ट में किस प्रकार की रिपोर्टिंग होती है वो हम अभी चेक करते हैं कौन सी रिपोर्ट होती है, लेकिन रिपोर्ट बन गई तो उसको साइन करना है, राइट। 46 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग। अब ऑडिटर क्या करता है, अपनी जो रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनने के बाद वो क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर जो है अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जो रियल ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं उनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है कि ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करने का यहाँ पे राइट होता है सेक्शन 146 के अंदर। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन, यहाँ पे कंट्रावेंशन किसी भी प्रकार का हो गया तो उसके लिए भी पनिशमेंट की भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी हुई, कुछ भी यहाँ पे अगर बाइसनेस होती है किसी भी प्रकार का, तो उस केस में जो ऑडिटर है उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है, तो वो सेक्शन है 147 का। 148 का है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन कंपनीज, यानी कि कॉस्ट ऑडिट के केस में आपका सेक्शन 148 यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक। और कॉस्ट ऑडिट को कौन यहाँ पे अपॉइंट करता है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो गाइज ये थे सेक्शन, और इन सेक्शन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मेन सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट का काफ़ी यहाँ पे पूछा जाता है,
और साथ में रेमुनेशन का पूछा जाता है, ऑडिटर को कौन से यहाँ पे रेमुनेशन दी जाती है किसके अंदर, और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाएगा ड्यूटी एंड पावर्स। और ये 3-4 सेक्शन है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी सेक्शन है, ठीक है। मैच करने वाला भी आ सकता है क्वेश्चन, और आपका अलग तरह का क्वेश्चन भी, डायरेक्टली भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, और असर्शन एंड रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो ये सेक्शन आपको 1 बाय 1 आपको याद रखने हैं और सीरियल में याद रखने हैं, आपको सेक्शन मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। 139 अपॉइंटमेंट किया। अब मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे 139 आपने सबसे पहले ऑडिटर को अपॉइंट किया, 139 तो याद रह जाएगा, अपॉइंट किया आपने। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आपको ऑडिटर पसंद नहीं आया तो आप उसको रिमूव कर रहे हो, सेकंड सेक्शन रिमूवेबल का। और उसके बाद आपने जब उसने पूछा, ठीक है, आपने क्या कहा, उससे पूछा कि क्यों आपने मुझे रिमूव किया। ऑडिटर ने पूछा कंपनी से क्यों मुझे रिमूव किया आपने, तो आप कंपनी वाले, आप कंपनी हो, आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी। तो वो थर्ड सेक्शन आप क्या हो गया, एलिजिबिलिटी वाला हो गया, ठीक है। वो आपने बोला कि आप एलिजिबल नहीं थे, आपने फर्जी डिग्री बनवाई है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसलिए हमने आपको निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑडिटर की बात आई, आपने नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया और उसको क्या दोगे, रेमुनेशन यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। तो वो आपका नेक्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद जब आपने ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया तो भैया उसको पावर एंड ड्यूटीज़ भी तो दोगे, कैसे अपना काम करेगा वो, तो उसको पावर एंड ड्यूटीज़ आप यहाँ पे देते हो। और उसके बाद आप क्या करते हो, पावर एंड ड्यूटीज़ तो आपने दे दी, और उस पावर एंड ड्यूटीज़ को दे के आप उसका यहाँ पे गलत इस्तेमाल करना चाहते हो, उस व्यक्ति का आप लाभ उठाना चाहते हो, और आप उससे कुछ ऐसे काम करवाना चाहते हो जो उसके वो लाइबल नहीं है उसको करने का। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस वाला सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो, ऑडिटर ने जब मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं करूँगा इस काम को, और उसने क्या कर दिया, गुस्से में आके धड़ धड़ अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, तो नेक्स्ट सेक्शन आ गया 145। और जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी तो बेसिक सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करके रिपोर्ट वो बाई पोस्ट तो भेजेगा नहीं, वो क्या करेगा, एजीएम में यहाँ पे शेयर होल्डर को देगा, तो यहाँ पे एजीएम अटेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। और लास्ट में अगर कोई यहाँ पे गलती होती है तो यहाँ पे पहले तो मैनेजमेंट ने अप्रोच किया अब ऑडिटर को कि ये काम कर लो। जब ऑडिटर ने यहाँ पे डिनाई कर दिया तो उसके बाद मैनेजमेंट भी कठोर हो गया। उसने कहा अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी करी ऑडिटर ने तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट देंगे। तो लास्ट में क्या हो गया, पनिशमेंट की बात करिए। और लास्ट का तो आप देख ही सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ये आपका अंत वाला हो गया। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है याद करने में, ठीक है। चलिए अब हमारा लास्ट यहाँ पे टॉपिक होता है ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितने प्रकार की, ऑडिटिंग के अंदर कितने प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो रिपोर्ट की बात करूँ तो 4 रिपोर्ट होती हैं। एक होती है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, दूसरी होती है क्वालिफाइड, तीसरी होती है एडवर्स रिपोर्ट, चौथा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब एक एक करके देखते हैं इनके क्या मीनिंग है, क्या इनके अंदर है। अनक्वालिफाइड का मतलब है क्लीन रिपोर्ट। इसका मतलब है कि जो भी आपने यहाँ पे काम किया है उसका मैंने एग्जामिनेशन किया, मैंने ऑडिटर हूँ मैंने एग्जामिनेशन किया और मैंने पाया कि आपकी जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पे दिखा रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रिपोर्ट क्लीन है। तो ये आपकी हो गई अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। An unqualified opinion is considered a clean report. This is a type of report that auditor give most often. This is also the type of the report that most companies expect to receive. सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो ऑडिटर की रिपोर्ट वो अच्छी आए। कौन एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ यहाँ पे गलतियाँ निकल जाए, ठीक है। An unqualified opinion doesn't have any kind of the adverse comment, यानी कि कोई प्रकार का यहाँ पे उल्टा रिएक्शन यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इन डजंट इंक्लूड एनी डिस्क्लेमर अबाउट एनी कॉजेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि यहाँ कहा गया है कि आपकी जो ऑडिट प्रोसेस था उसके अंदर किसी प्रकार की यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन नहीं दी गई, उल्टा यहाँ पे चीज़ें नहीं बोली गई हैं, या यहाँ पे नेगेटिव ओपिनियन यहाँ पे नहीं दी गई और सब कुछ सेटिस्फाई था आपका ऑडिटर। तो ये आपका किस्म आ गया, आपका आ गया ये अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसको हम क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं। फिर आ गया क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आपका क्वालिफाइड ओपिनियन कहता है कि आपकी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आपकी ठीक हैं लेकिन कुछ गलतियां आपकी रह गई हैं। अगर वो गलती सही होती तो हम आपकी रिपोर्ट को अनक्वालिफाई कर देते। ये चीज़ होगी तो आपके क्वालिफाइड ओपिनियन आ गया। क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर आपका आता है इफ़
इफ़ एंड और आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और क्वालिफाइड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में डिफरेंस इतना ही है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट आपकी क्या रहती है, थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक रहती है, बट इतनी मेजर मिस्टेक नहीं है कि वो एडवर्स ओपिनियन दे, ठीक है। कंपनी ऑडिटर कहता है कि एक्सेप्ट भी इसके अंदर शब्द यूज किया जाता है, एक्सेप्ट एंड इफ़, बेसिकली ये दो वर्ड यहाँ पे यूज किए जाएंगे। एक्सेप्ट इस एंट्री के, इफ़ दिस एंट्री आपकी सही थी तो उस केस में, अगर एक्सेप्ट ये एंट्री आपकी ठीक थी तो इस केस में आपकी क्या थी, रिपोर्ट आपकी अनक्वालिफाई हो जाती। तो ये जब केस आएगा तो वो आपका क्वालिफाइड ओपिनियन वाला केस आ जाएगा। इस केस में आपका क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड रिपोर्ट यहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है ना। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। फिर आपका आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब डिस्क्लेमर रिपोर्ट। इसके अंदर आपकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे गलत होती हैं, यानी कि आप क्या करते हो, ऑडिटर क्या करते हैं यहाँ पे कुछ एडवर्स ओपिनियन अपने दे देता है। व्हेन एन ऑडिटर इश्यूज ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट, इट मीन्स दैट दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग any opinion at all related to the financial statement. Some of the reasons the auditors may issue a disclaimer of opinion are because they felt like the company limited their liability to conduct a thorough audit or they couldn't get satisfactory explanation from their question. जब कंपनी ऑडिटर को अपने क्वेश्चंस का यहाँ पे सही आंसर नहीं मिल पाता, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता अपने आप को आपके आंसर्स से। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री यहाँ पे करी, कुछ भी आपने एंट्री करी और उसका बाउचर आपके पास ही है। अगर इस बाउचर्स में कोई गलती है और आप एक्सप्लेनेशन वो मांगता है ऑडिटर कहता है कि इसमें गलती कैसे हो गई, ये तो आपका सेल्स का एंट्री है और आपने परचेज का वाउचर दिया है, तो इसका क्या यहाँ पे मतलब है, आपका परचेज का वाउचर होना चाहिए, तो वो वाउचर यहाँ पे कहाँ है। तो इस केस में अगर आप सही अपना यहाँ पे अगर रीज़न नहीं बता पाएंगे तो उस केस में ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और वो क्या दे देगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे देगा। वो बोलेगा कि मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, इन्होंने यहाँ पर सही अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्लेमर रिपोर्ट आ जाएगी। क्लियर। दे मे नॉट हैव बीन एबल टू डिसिफर द करेक्ट नेचर ऑफ द सम ट्रांजेक्शन्स और टू सिक्योर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपने इनफ जो आपके काफ़ी नहीं थे आपके एविडेंस, वो आपके एविडेंस भी कम पड़ गए, ठीक है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको कि आप कोई अगर आपने रिपोर्टिंग करी है, कोई आपने ट्रांजैक्शन करी है, तो उसकी अगर सपोर्ट में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो, तो उस केस में सीधे ऑडिटर आपको डिस्क्लेमर रिपोर्ट यहाँ पे दे देगा। और लास्ट आपकी रिपोर्ट आती है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको सीधे जो नेगेटिव ओपिनियन है वो दिया जाता है, यानी कि काफ़ी फ्रॉड यहाँ पे कंपनी के अंदर हो रहा है और इससे कंपनी की जो एकदम छवि है वो एकदम गिर जाती है। द फाइनल टाइप ऑफ द ऑडिट ओपिनियन इज द एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स हु आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हु डिस्कवर द हाई लेवल ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट और इरेगुलरिटीज़, ठीक है, नो दैट द क्रिएट्स ए सिचुएशन इन विच इन्वेस्टर एंड द गवर्नमेंट विल सफ़र, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी, एडवर्स ओपिनियन की। एडवर्स ओपिनियन के अंदर मतलब यहाँ पे ऑडिटर बोलता है कि किसी न किसी प्रकार का हाई लेवल का यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुआ है या इरेगुलरिटीज़ देखी गई है बिजनेस के अंदर, तो मैं यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन दूंगा। यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ क्या मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो रही हैं, कंपनी के अंदर फ्रॉड चल रहा है, एरर्स हैं बहुत सारे, तो वो सब कुछ यहाँ पे जब देखा जाएगा तो वो एडवर्स ओपिनियन के अंदर आएगा। और इस केस में कहा गया है कि इससे काफ़ी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर हम इस रिपोर्ट को अगर सही ठहरा दें। अगर इस चीज़ को दूर नहीं करेंगे तो ये काफ़ी यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि अफेक्ट करेगा हमारे इन्वेस्टर्स को भी और गवर्नमेंट को भी, ठीक है। एंड ऑडिटर्स एडवर्स ओपिनियन इज़ ए बिग रेड फ्लैग। बिग रेड फ्लैग मतलब आपने एक तरह से क्या कर दिया उसको रेड, हम समझते हैं ना, हमें अगर हम कहते हैं कि कोई अगर कहीं पे कोई स्टूडेंट्स अगर क्लास में कुछ ज़्यादा ही वो करता है या किसी ऐसी चीज़ों में हो जाता है, उस पर पुलिस केस हो जाता है इस तरह से, तो रेड इंक उसके उस पर लग जाती है। रेड इंक का मतलब होता है कि वो कहीं भी जाए, अब उसका एडमिशन स्कूल में यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तो वो एक तरह से उसका कैरेक्टर यहाँ पर ख़राब हो गया। तो वैसा ही यहाँ पर अगर एडवर्स ओपिनियन कहीं पर आ जाता है तो रेड फ्लैग मिल जाता है, बिग रेड फ्लैग
किसकी तरफ से, ऑडिटर की तरफ से, मतलब कि एक तरह से कंपनी की इमेज पूरी तरीके से डाउन हो गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमियाँ कंपनी के अंदर है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा मिस स्टेटमेंट कंपनी के अंदर है। An adverse audit report usually indicates that financial reports contains gross misstatements and have the potential for fraud. सीधे सीधे बोला है, adverse opinion send out a high alert for the company records haven't been prepared according to GAAP। और यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी जो है ऑडिटर अपने एडवर्स ओपिनियन में ये भी यहाँ पे असाइन कर देता है कि आपने कंपनी के जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, और ये आपके लिए एक तरह से यहाँ पे कंपनी के अंदर एक पोटेंशियल फ्रॉड है, यानी कि बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड यहाँ पे है। तो इस केस में आपके क्या हो जाएगी, एडवर्स ओपिनियन वाली रिपोर्ट आ जाएगी, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे टोटल जो ऑडिट का, यहाँ पे ऑडिट का आपका सिलेबस था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने वाला, और अगर कुछ है भी तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, जितना जब कुछ छोटे से छोटा था, बड़े से बड़े एस्पेक्ट को मैंने यहाँ पे टच किया है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कुछ छूटा हुआ लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, पता नहीं लाइक करने में आपका क्या पैसा खर्च होता है या क्या होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो लाइक व्यूज़ आपके होते हैं 40-50 और लाइक आपके कर रहे होते हैं 5-6 लाइक, तो इससे होता क्या है, मोटिवेशन डाउन होता है और क्या होता है। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ नए टॉपिक में नई नॉलेज आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।